तो अब हमने टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन से, ठीक है। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे हम। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है कि ये अपना एक नेचुरल फोर्स के अंदर आता है। फंडामेंटल जो फोर्स होता है उनमें से एक टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जितने भी फंडामेंटल फोर्स है उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है। क्या है? सबसे वीकेस्ट फोर्स हम इसको बोलेंगे। सबसे वीकेस्ट फोर्स हमारे पास, ठीक है, इन द नेचर। जितना भी फंडामेंटल फोर्स है, जैसे कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इनमें सबसे वीक अगर बात की जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमारी लाइफ में इसका बड़ा हैव रोल है। यदि लाइफ एग्जिट है तो उसमें कहीं ना कहीं इसका हैव रोल है ग्रेविटेशन का। आपकी गैलेक्सी है, आपका सोलर सिस्टम्स है, ऑन द ग्राफ ऑन द ग्रेविटेशन, वो सारे किससे जुड़े हुए हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशन से वो जुड़े हुए हैं। तो इसकी सबसे पहले हम बेसिक्स बातें करेंगे कि कैसे आया, इसके बारे में अलग अलग जो अपने पास एस्ट्रोनॉमी थे उनका इसके बारे में क्या क्या थिंकिंग है वो बात करेंगे, ठीक है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे हमारे पास आचार्य आर्यभट्ट। तो उनका कहना था आपकी जो स्टडी है, जो मोशन ऑफ एसिडिक बॉडी जो है सोलर सिस्टम में, सेंचुरी 5th सेंचुरी के अंदर की बात है हमारे पास। उन्होंने तो आर्यभट्ट थी, उसमें उसने कुछ अपने पास ला या कुछ स्टेटमेंट दी थी जो अपना नेचुरल सिस्टम सोलर सिस्टम स्पेस बॉडी है, हाउ कैन बी रिवॉल्व, ठीक है। तो उसने क्या बताया था कि जो अर्थ रिवॉल्व करती है वो अपने एक्सिस पे करती है। ये उसने अपनी बुक्स में बता दिया था कि जो अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पे। जब अर्थ रिवॉल्व करेगी अपने एक्सिस पे तो हमें पता है क्या बोलते हैं, डे और नाइट। उसने बताया जब अर्थ की उसने आइडेंटिफाई किया कि डे और नाइट क्यों होते हैं, तो उसने वही से आइडेंटिफाई किया था कि अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, डे और नाइट। फिर उसने कहा था जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। प्लेनेट है अपने पास, मान लो सोलर सिस्टम के, ये सारे इसके रिवॉल्व क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और किस पाथ में करते हैं? इलिप्टिकल पाथ होता है। कैसा पाथ होता है बेटा जी? इलिप्टिकल उनका पाथ होता है। इलिप्टिकल पाथ के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। बट जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में करता है। जो अर्थ है अपने पास उसके अराउंड जो मून होगा, वो जो मोशन होगा मून का, वो कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। कैसा होगा? ये उसने बताया, ठीक है। क्या बताया कि अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट करती है जिससे डे नाइट बनते हैं, ठीक है। फिर क्या बताया था कि जितने प्लेनेट है सन के अराउंड जो रिवॉल्व करेंगे वो इलिप्टिकल पाथ में करेंगे, ठीक है। और मून है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ। जितनी भी सेलेस्ट बॉडी होती है हमारे पास मूविंग अराउंड द सन, उनको बोलते हैं प्लेनेट। जो सन के अराउंड जितनी भी बॉडी मूव करती है सोलर सिस्टम के अंदर उनको बोला जाता है प्लेनेट। क्या बोला जाता है? तो हमारे 8 मेजर प्लेनेट माने जाते हैं हमारे, वो आपने पढ़े हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे एक क्लास में स्टडी किए सोलर सिस्टम के अंदर कि ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारे रिवॉल्व करते हैं, इनके बारे में बताया था। फिर अपने पास उसके बाद एक और आचार्य भास्कर आचार्य आए थे एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने क्या बताया, ये तो आचार्य आर्यभट्ट ने बताया था। उन्होंने बताया कि जो हाइट है एटमॉस्फेयर की अर्थ से वो कितनी है? 88 किलोमीटर। कितनी है? 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर है, ठीक है। और जो अर्थ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ थिंग्स, जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है थिंग्स को अपनी सेंटर की तरफ। अपने ये आचार्य भास्कर जी ने बताया कि अर्थ जो ऑब्जेक्ट है अर्थ अपने सेंटर की तरफ सभी थिंग्स को अट्रैक्ट करती है। और ये उसने बताया जितने भी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के वो सभी अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। किसके इफेक्ट से? ग्रेविटेशन के इफेक्ट से वो अट्रैक्शन होता है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कुछ बातें बताई थी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ठीक है। फिर अपने पास आउटसाइड जो एस्ट्रोनॉमर थे उनकी बात करेंगे, जिसमें कैप्लर
फेमस था, सबसे स्टार्टिंग में जो आया था कैपलर्स था। क्या था? जिनको वैलिडिटी मिली थी इस बात की ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, हर सोलर सिस्टम के बारे में, तो मैं क्या था? कैपलर्स था। याद है? जो हमारे सिलेबस में भी है कैपलर्स लॉ। ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई आपको इंडियन एस्ट्रोनॉमी की, ये आपकी बुक्स में बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, अब जो आएगा आपके सिलेबस में तो कैपलर्स, जो आपकी बुक्स के अंदर मिलेगी कैपलर्स। कैपलर से 3 ला दिए थे भैया ना, कितने ला दिए थे? ये क्यों 3 मैंने इम्पोर्टेंट है, जो हमने अभी पढ़ा वही बात बताई थी, कुछ अलग नहीं बताई। तो उसने भी वही बताई थी जो कि आर्यभट्ट जी ने बताई थी। आर्यभट्ट क्या था कि जितने प्लेनेट होते हैं वो रिवॉल्व्स करते हैं सन के अराउंड। किसके करते हैं? और कैसे करते हैं? इलिप्टिकल। क्या करते हैं? इलिप्टिकल। कैपलर ने उसको पहला ला बना दिया। पहला ला उसने ये बना लिया, ला नंबर 1, कि जितने अपने प्लेनेट हैं, हर प्लेनेट revolve around the sun in elliptical path. In a elliptical path को जोड़। ठीक है, दूसरा ला क्या बताया था कैपलर ने कि आप इलिप्टिकल पाथ में जब होंगे, सन है इलिप्टिकल पाथ में सन है, तो इससे कोई भी 2 पॉइंट आप लोगे। ठीक है, ये S1 मान लो, ये S, ये एरिया, ये दोनों एरिया पे इक्वल, दोनों एरिया का होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट कवर इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जो एरिया कवर किया जाएगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया किया जाएगा जब कोई भी लाइट सन से ज्वाइन की जाती है अपने पास से। ठीक है, सन और प्लैनेट से, तो वो जो एरिया कवर किया जाएगा वो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये अपने पास है। ठीक है, अब यही से एक चीज निकल के आएगी बेटा जी, जो प्लैनेट मूव करेंगे फास्टर व्हेन इट इज नियर टू द सन। इस चीज से एक बात निकल के आएगी, जो एरिया है बड़ा रेट ऑफ एरिया इक्वल टाइम क्या हुआ है? कांस्टेंट। क्या हुआ? कांस्टेंट इक्वल क्या है? कांस्टेंट कवर रहेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लैनेट मूव कर रहा है फास्ट, जो प्लैनेट मूव कर रहा है इट मींस वो नियर है टू द सन। जो प्लैनेट मूव कर रहा है फास्ट, प्लैनेट मूव फास्ट, इट मींस near to the sun. Planets move fast, it means near to the sun. वो सन के सबसे नजदीक है। जो मूव कर रहा है स्लो, वो क्या है? वो क्या है? फार। वो सन से फार है। तो आप देख लो जितने भी प्लेनेट है मूव करते हैं अपने, सन से दूर है वो धीरे धीरे करता है, उसका टाइम पीरियड क्या है? रोटेशन का वो ज़्यादा मिलता है, और नजदीक है उनका रोटेशन का टाइम क्या है? कम। वो इसमें बताएगा कैपलर के सेकंड लॉ। ठीक है, थर्ड जो लॉ है अपने पास कैपलर का, वो क्या है कि जो टाइम पीरियड है हर प्लेनेट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके क्यूब सेमी मेजर ऑफ यूनिट से। जो उसका सेमी मेजर एक्सिस है, ये एक्सिस है इसके, थर्ड लॉ क्या कहता है ना, जो इसके सेमी मेजर एक्सिस है अपने पास, जब सन अपने पास इससे जाएगा we have minor axis and major axis, we are taking distance r। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस वो कहता है जो टाइम लेगा पीरियड प्लैनेट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस और यूनिट्स। जो टाइम पीरियड लेगा वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेजर एक्सिस की रेडियस, इसके मेजर एक्सिस के। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, ये कि दो ले हम P1 अपॉन P2 का स्क्वायर इक्वल इसके बराबर होगा अपने पास ये डायरेक्टली कह सकते हैं हम R 1 अपॉन R का
ये रिलेशन याद रखना। अब क्या है, इससे क्या निकल के आया कंक्लूजन कि जितने भी प्लेनेट है सब अलग अलग डिस्टेंस से है सन से। क्या है, सभी जितने प्लेनेट है आर प्लेनेट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो इट पास टाइम पीरियड क्या होगा अलग, टाइम पीरियड क्या होगा डिफरेंट, टाइम पीरियड क्या होगा डिफरेंट। प्लेटो है अपने पास, प्लेटो प्लेनेट है, ठीक है, वो अर्थ से सबसे दूर है और उसके रिलेशन अराउंड सन कितने ईयर पूरा करता है, वो अपना एक राउंड, वो अपना एक राउंड जो कंप्लीट करता है 247 years, 247, ठीक है, जब इतने साल में वो अपना कंप्लीट करता है। और जो मरकरी है, जो साइकोलॉजिस्ट है मरकरी, वो कितने दिन में करता है बेटा, मरकरी साइकोलॉजिस्ट, मरकरी क्या आपके पास मरकरी साइकोलॉजिस्ट है, तो वो कितना करता है 88 डेज, 88 डेज, कितने डेज होता है वो 81 आएगा, सॉरी 81, ठीक है। देखो सबसे नजदीक वाला कम में, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है ज्यादा, ये सबसे ज्यादा टाइम, क्योंकि स्पीड क्या है ये दूर है, क्लियर। और ये जो अपने पास है ये एप्लीकेबल है इनवर्स स्केयर लॉ, न्यूटन का इनवर्स स्केयर लॉ इसको फॉलो करता है, ठीक है। दे आर नॉट एप्लीकेबल ओनली सोलर सिस्टम बट आल्सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर भी ये नहीं कि सिर्फ सोलर सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल है आपका इनवर्स स्केयर लॉ, कहां पे एप्लीकेबल है, आपके जो सैटेलाइट्स भेजते हैं हम स्पेस में उनके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कौन सा इनवर्स स्केयर लॉ, कौन सा इनवर्स स्केयर, या आपके सिर्फ सोलर सिस्टम पे नहीं बल्कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते हैं उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। तब देखते हैं इनवर्स स्केयर लॉ होता क्या, नाम आया तो पता मुझे कि इनवर्स स्केयर लॉ क्या होता है, कैसे उसको हम निकालेंगे। तो डिस्कस अबाउट इनवर्स स्केयर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्केयर लॉ करते हैं हम। इनवर्स स्केयर लॉ क्या होता है बेटा, कि आपका जो फोर्स होता है प्लेन के बीच में जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो उसके बीच के डिस्टेंस है, उसके इनवर्स डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्स होता है। कैसे कि मान लो कोई प्लेनेट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है v, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहे हैं, इनवर्स की बात करें, ठीक है। इसमें क्या है, मान लिया जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है बेटा v है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है v, r है रेडियस, r क्या है रेडियस। अब हमें पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीलरेशन पढ़ा था, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताइए v स्क्वायर बाई, क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता बताइए, ये क्या है फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल, मतलब जब आपकी बॉडी रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ में उसी टाइम का नहीं, क्या चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है हमें पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ का कंक्लूजन रिजल्ट क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कीजिए बेटा जी v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r, क्लियर, समझ में आ गया। ये हो इक्वेशन नंबर 1,
आप एक रिलेशन कंप्लीट करते हैं तो अपनी डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, तो वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस अपन में टाइम, और एक सर्कुलर पाथ में एक रिलेशन पूरा करते हैं तो उसके इसमें डिस्टेंस क्या होती है, उसके इसमें उसकी डिस्टेंस होती है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। किस बराबर होती है, तो उसमें v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई r पाई d। ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। दो इक्वेशंस हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 है, v की वैल्यू मैं यहाँ उठा के आप कर दूं, v की वैल्यू यहाँ से यहाँ उठा के कर दूं, बताइए। तो चलिए जी कितना आया, m इंटू v की वैल्यू कितनी उठा, 2 पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाई r, क्या है m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई r, हो गया 5 से r सिंपल क्या गया m 2 पाई का स्क्वायर, ये भी पास आ गया, ठीक है। हमारे पास आ गई। साथ में एक चीज और हो गया, मैंने टाइम ले लिया भाई, क्या ले लिया, तो टाइम ले लो सर, टाइम स्क्वायर। क्लियर हो गया। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल का थर्डला पड़ा था, इसे क्या होती है, आर क्यूब के बराबर होती है, आर क्यूब के बराबर होती है, आर क्यूब के बराबर होगी, कितनी वैल्यू हो गया मेरे पास बताइए, यदि n 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, नीचे मैंने पुट कर दिया क्या, इसके वैल्यू आर का क्यूब, एक ऊपर है, एक जाएगा, कितना हो जाएगा 2। हमारे पास क्या है, ऊपर लिख लेता हूँ, इसको इधर साइड में लिख देते हैं, 4 इक्वल टू n 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर का, जब इसको ये मान लेते हैं कांस्टेंट, मास कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ हम इसको बोलते हैं। क्लियर। अब जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन लॉ जो गिवन है, ऐसे न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो जो इनका जन्म हुआ था हमारे पास 1642 से, उनकी मृत्यु 1727 में, ठीक है। तो जब ये यूनिवर्सिटी में थे, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे ये, उस दौरान कोई डिजीज आ गई थी, तो उस दौरान जो कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थी, वो 1 साल के लिए बंद हो गई, ठीक है। 1 साल जैसे आप कोरोना काल में बंद हो गए थे ना, तो यार उस टाइम में भी अपने पास बंद हो गई थी। उस दौरान उन्होंने क्या किया, उस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की, इसलिए हम उसके बारे में बात की, ठीक है। जो हम पढ़ रहे ग्रेविटेशन चैप्टर, उसने उसकी खोज की थी। 1 साल का गैप था, तो यूनिवर्सिटी बंद थी, तो सोचा क्या करें, तो घूमने फिरने जा रहे थे, जो कहते हैं ना एप्पल के नीचे बैठ के किया था, तो वही दौरा था जब उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने इसकी खोज की थी, और भी उन्होंने फॉर्मूलेट बनाए थे, लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ाए थे, लॉ ऑफ मोशन जो पहले चैप्टर पढ़े थे हमने, लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ाए थे, कुछ मेन डिस्कस बता देता हूँ, जो उन्होंने इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत से डिस्कवर किया, क्योंकि हमने तो कोरोना का वेस्ट किया फोन चला के, पर उन्होंने डिस्प्ले करके कुछ हमारे लिए बनाए लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। उन्होंने अलग अलग थ्योरी पे काम किया, लाइट की जो थ्योरी है, टेलीस्कोप की जो थ्योरी है, टेलीस्कोप पे काम किया इन्होंने, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो मैथमेटिक्स है जो आप पढ़ते हैं, उसकी भी एक नई ब्रांच बनाई, कैलकुलेशन, जो आपकी आगे ग्रेजुएशन में पढ़ने को आपको मिलेगी, +2 में भी मिलती है। ये कैलकुलस एक ब्रांच है जो इन्होंने डिस्कवर की थी, बनाई, ठीक है, जिसमें आप इंटीग्रेशन डेरिवेशन पढ़ते हैं, फिजिक्स में उनका यूज होता है आपका, ठीक है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, ठीक है। तो ये न्यूटन जी की डिस्कवरी थी। तो हमारा जो चैप्टर है जनरली वो क्या है, न्यूटन का ग्रेविटेशन, कौन सा है, हम उसकी बात करेंगे। तो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है, इसको हम नाम से जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ पूरी यूनिवर्सल में ये एप्लीकेबल है।
पूरी यूनिवर्स के अंदर ये एप्लीकेबल आपका न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये क्या कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर, जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर सभी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को बाय अप्लाइंग ए सम फोर्स। दो ऑब्जेक्ट है, मैं हूं आप हो, यू आर अट्रैक्ट मी, मैं अट्रैक्ट यू, ठीक है। पर वो हमें फील क्यों नहीं होता? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी वीक। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा जी? वीक होता है, इसलिए उसको हम कम फील कर पाते हैं, पर वो एप्लीकेबल होता है एवरी ऑब्जेक्ट पे। और वो वही कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं बाय ये फोर्स। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है जो रहता है, ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? वो आपके मास प्रोडक्ट, दो ऑब्जेक्ट है A1 और M2, उनके मास का प्रोडक्ट। और हमें पढ़ा है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है? न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका, ठीक है। मींस दो ऑब्जेक्ट हमारे पास मास है M1, M1, इसका मास क्या है? M2। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो अट्रैक्शन है इनके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है r, उससे ये फॉर्मूला बना ग्रेविटेशन, ठीक है, क्लियर। जब इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाएंगे बेटा जी तो हमारे पास आता है g, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला ये हो गया, क्लियर। तो फॉर्मूला हो गया। तो अब बात है कि आपके पास g की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू जो होती है आपके पास होते हैं 6.6 10 की पावर -1, ठीक है। ये मेरे पास इसकी वैल्यू होती है। यहाँ से यदि मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालूं, इस फोर्स की SI यूनिट निकालूं, होती तो न्यूटन ही है, और इस फॉर्मूले से निकालूं तो क्या बन जाएगी बेटा? इसकी SI यूनिट्स जी अपने पास रख दो। इसके M की क्या है? मास, मास kg का स्क्वायर, डिस्टेंस का R का मतलब M, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ से हम किसके निकाल सकते हैं? G की निकाल सकते हैं। G की निकालें, G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई, ये सही हो गई आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के सही ये हो गई, वैल्यू हो गई मेरे पास, ठीक है। फिर इसकी बात जिसको हम बोलते हैं, अब इसको हम समझते हैं कैसे वर्क करता है, कैसी चीजें होती है, ठीक है। खत्म हो गया। अब ये क्या है कि हम अब सोलर सिस्टम पे चलते हैं, क्योंकि हमारा ऊपर से एप्लीकेबल होता नहीं है, क्योंकि हम स्मॉल बॉडी मास है। तो कैपिटल G की वैल्यू आपको पता है इतनी है। इसको वैल्यू को क्रॉस करने के लिए आपको मास बॉडी क्या चाहिए? हैवी। तो हैवी जो मास है हमारे पास तो नहीं है, तो पास 10 kg 100 kg लास्ट, ठीक है। पर जो प्लेनेट है उनका मास क्या है? वो ज़्यादा, तो उनके ऊपर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन, ये फोर्स एप्लीकेबल हम ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ मून के ऊपर। जो मून है वो